चलिए निकालिए। शुरू करते हैं क्या? वैलेंस बॉन्ड थियरी। एक बार उसको आप लोग अच्छे से फिर से कर लेंगे। इसको हटा दीजिए, तो ये वाला छोटू, ये वाला हटाओ, लाइट कम है। हाँ इसको हटा दो, छोड़ दो। तो एक बार क्या करना है, फास्फोरस और सल्फर वाला। आपका अब अगला होमवर्क है, पहले असाइनमेंट में से आपके पास जो असाइनमेंट है ना स्ट्रक्चरल वाला, अच्छा आप लोग को नहीं मिला है? आप लोग के बैच में नहीं गया स्ट्रक्चरल असाइनमेंट? कंफर्म? विके जसवाल वाली बुक है कि नहीं के पास? नहीं है? अच्छा ठीक है, चलिए तो हम अगले क्लास में उसको हम दिलवा देते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस के असाइनमेंट में से आप जो कोवेलेंट कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर ड्राइंग वाला टॉपिक होगा उसको पूरा बना जाएंगे। उसमें लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन होगा। फिलहाल हम एक काम करेंगे, उसका आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ये भेज देंगे, पीडीएफ या स्क्रीनशॉट उसका जो भी है। फिलहाल आप बना लेंगे, क्योंकि वो मनीष सर को हो सकता है एक दिन आने में टाइम लगे, तो आपको 1-2 दिन बाद उसका प्रिंटेड फॉर्म मिल जाएगा। समझ गए ना? स्ट्रक्चर ड्राइंग समाप्त हो गया, ठीक है। बहुत मुश्किल एरिया है वो जो आप फास्फोरस और सल्फर वगैरह का वीडियो पढ़े हैं, वो बहुत डिफिकल्ट एरिया। और कोर पी ब्लॉक का मेजर पार्ट वहां पर समाप्त होता है आपका, कोर पी ब्लॉक। वैसे तो पूरी इनऑर्गेनिक की क्या है, कठिन है कि नहीं है? हाँ कठिन वाला पार्ट, उसी के कारण तो सब भाग जाते हैं। सागर मंथन जानते हैं आप लोग? सागर मंथन नहीं जानते हैं? देवता और दानव मिलकर के उन लोगों ने सागर मंथन किया। तो सागर मंथन के उपरांत 15 चीजें निकली थी। कितनी चीजें? 15 रत्न निकले थे, जिसमें एक पारिजात वृक्ष था, कल्प वृक्ष था, ये सब स्वर्ग में डाल दिया गया। ऐरावत हाथी सुने होंगे, इंद्र के पास चला गया। एक शंख था, दिव्य शंख, वो भी इंद्र के पास चला गया। माता लक्ष्मी भी थी, वो भी 14 रत्न में से ही गिनी जाती है। ऐसे बहुत सारे, एक मणि था जो विष्णु भगवान उसको धारण किए। अमृत निकला जिसको देवताओं ने मिलकर बांट लिया। विष लेने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, तो भोले बाबा उसको ग्रहण किए, वो तो कम से कम ले लिए। लेकिन एक चीज बचा, 15वां रत्न जो सब लेने से मना किया, हमनी का ना लेबे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तब देवता और दानव मिलकर के आपस में बातचीत किए, तो जाएगा कहां? बोले 21वीं शताब्दी में एक लड़का आएगा, चमत्कारी लड़का उसी के माथे पे डाल दिया जाए। बाकी तो आप लोग समझ ही गए होंगे। चलिए, और आप लोग टीचर्स डे में खूब एकदम डांस वांस किए जमते हैं। हाँ, अरे तुम लोग में इतना हुनर था, हमको पता नहीं था। वाह, हाँ देखे ग्रुप में ये लोग वीडियो डाली थी, नहीं असली रूप वाले वीडियो डाली थी, चमत्कारी रूप ना। हाँ देखे थे, तो हमारे आने से पहले ना। हाँ आप तो हिलाए हुए थे भाई साहब। इतना नहीं पता था आप कोका कोला वाले गाना को इतना एकदम पकड़ के झूम झूम के लेते हैं। गजब, आप लोग गर्दा उड़ाए हुए थे भाई। मन तो हमारा भी कर रहा था कि कूद जाए बीच में, अंदर से कभी कभी वो रावण जग रहा था, लेकिन फिर करे क्या, लगता है कि कुछ भी आजकल वायरल हो जाता है। आ जाता तुरंत आज तक पर। गौर से देखो इस शिक्षक को, इसी वजह से कभी मौका लगेगा ना तो हम भी दिखाएंगे। ये वाला आ गया। चलिए आइए, वैलेंस बॉन्ड थियरी। हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का 2 कॉन्सेप्ट बोलते हैं।
केमिकल बॉन्डिंग का अपन दो कॉन्सेप्ट बोलते हैं, एक क्लासिकल और दूसरा, एक क्लासिकल कॉन्सेप्ट और दूसरा क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट, या वेव मैकेनिकल भी कहा जाता है। क्या डिफरेंस होता है दोनों में? ये इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर पर बेस्ड है, इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर पर बेस्ड है, और इसी में आया था हमारा लुईस कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं आता था, लुईस कॉन्सेप्ट जो आता था वो इसी में है, जिसमें आप दो चीजें बोलते थे, या तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बोलते थे, या फिर आप बोलते थे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हालांकि फिलहाल हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड के लिए बात कर रहे हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन को क्या करते थे आप? शेयर। 9th-10th में यहीं से स्टार्ट होता था, ठीक है, और वही चीजें दिमाग में। लेकिन जैसे जैसे क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, किसके लिए? ये कोवेलेंट बॉन्ड के लिए है। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट आया, कौन कौन? एक वैलेंस बॉन्ड थियरी और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। नहीं, लेकिन दोनों थियरी में एक बात कॉमन है कि इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में क्या कंसीडर किया गया? वेव। और दोनों थियरी में एक बात कॉमन है, इस तरह से जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन आया है, ये दोनों क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ वेव है ना, वेव फंक्शन। ये माना गया है कि वेव फंक्शन कंबाइन कर रहा है, और तब यहां से ये बॉन्ड फॉर्मेशन करवाते हैं। दोनों के बॉन्ड बनाने का प्रोसेस अलग है, लेकिन एक चीज तो कॉमन है। वो चीज क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन में क्या मानते हैं, ये क्या कंसीडर करते हैं? ये वेव। ये इलेक्ट्रॉन का क्या है? वेव है। तो वैलेंस बॉन्ड थियरी पढ़ने से पहले हम लोगों ने ये देखा है बस कि क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट हुआ। हम लोग अब किस कॉन्सेप्ट के थ्रू आगे बढ़ रहे हैं? क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट के थ्रू आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें दो थियरी है, एक वैलेंस बॉन्ड थियरी और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। दोनों में इलेक्ट्रॉन को क्या कंसीडर करके आगे बढ़ा गया? मतलब इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें इंटरफेरेंस ऑफ वेव, इंटरफेरेंस ऑफ वेव। बातें बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन हम लोग काम की चीजों पर डिस्कस करते हुए बाहर निकलेंगे और उसको इनऑर्गेनिक में उसका एप्लीकेशन लगाएंगे। हाँ, हाँ, नहीं, केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, तो एक आप क्लासिकल मेथड हुआ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मेथड, जिसमें आप बोलते हैं कि मीथेन कैसे बना, तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन ने शेयर किया। उसी को ये थियरी क्या कहता है? कार्बन का 2s इलेक्ट्रॉन वेव या sp3 आप जो भी लेते हैं, और हाइड्रोजन का 1s, इन दोनों वेव फंक्शन का क्या हुआ? इंटरफेरेंस। बस यही डिफरेंस, ठीक है। चले आगे। तो अब हम लोग किस पर आते हैं? किस पर? वैलेंस बॉन्ड थियरी ना। थियरी देने वाले साइंटिस्ट कौन थे? हिटलर एंड लंदन। ये वो वाले हिटलर नहीं है, वो देते नहीं थे, वो लेते थे। सही बोले ना। ये थियरी इन्होंने दिया है, कौन सा? वैलेंस बॉन्ड थियरी। और लंदन, ये आप जान रहे हैं, फ्रिज लंदन, एफ लंदन पढ़े। 1927, आप याद कीजिए, इन्हीं दिनों ठीक इलेक्ट्रॉन को वेव नेचर मिला था, 25-26 में। याद आया? इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले वेव नेचर किसने दिया था ना? श्रोडिंगर। वेव नेचर दिया गया श्रोडिंगर के। अलग बात था कि वो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से, यही ना। तो चलिए, तो इन्हीं दिनों, जिन दिनों इलेक्ट्रॉन को एक तरफ क्या माने जाने लगा? वेव। उन्हीं दिनों इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग को क्या माने जाने लगा? इंटरफेरेंस ऑफ वेव।
जैसे उधर माना गया एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में वेव है, वैसे ही केमिकल बॉन्डिंग में क्या प्रोसेस हुआ, प्रोग्रेस हुआ कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को माना गया इंटरफेरेंस ऑफ वेव। तो इसमें चलिए पॉइंट वाइज आते हैं अपन। एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ध्यान से, एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन का कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ टू अनपेयर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टू अनपेयर्ड, आराम से, ये दोनों है, मान लो ए और बी, दोनों के पास कितना इलेक्ट्रॉन है। अगला पॉइंट, इनमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऑपोजिट स्पिन के होंगे, इनमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऑपोजिट स्पिन के। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल वाले यहां पर ऑर्बिटल्स का जिक्र हुआ है, वहां पर हैविंग ऑपोजिटली स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन्स लिखना होता है। तो यहां पे लिखेंगे ऑर्बिटल्स हैविंग ऑपोजिटली स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन्स। मतलब आपको समझ में आ गई चीजें, यहां जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ऑपोजिट स्पिन का होगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे, अनपेयर्ड है, ऑपोजिट स्पिन का है। अब अगला पॉइंट, जो एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन होगा ये इंटरफेरेंस ऑफ वेव माना जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ these orbitals assumed to be क्या लो, इंटरफेरेंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल वेव फंक्शंस ना, वेव फंक्शंस इन सेम फेज के ऑपोजिट फेज, सेम फेज नहीं, वेव का फेज अलग चीज हुआ और स्पिन अलग चीज हुआ। नहीं, इलेक्ट्रॉन जब आप स्पिन ले रहे हैं तो वो पार्टिकल नेचर है हमारा, और जब हम फेज लेते हैं तो वो वेव नेचर है। फेज और स्पिन जमीन आसमान का अंतर, मतलब कोई सिमिलैरिटी है ही नहीं, फेज और स्पिन अलग अलग चीज, डिस्कस कर ले रहे। तो क्या क्या पॉइंट बना, ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये हमने ए लिख दिया, ये बी। तो अगर वेव के टर्म्स में बोलोगे तो इसे आप साई ए बोल लो, साई बी बोल लो। अब सेम फेज इंटरफेरेंस होगा, सेम फेज इंटरफेरेंस होगा, तो ये बॉन्ड बना रहा है ए और बी के बीच, सही है। और इसको आप क्या बोलेंगे, साई ए प्लस बी। फेज सेम होगा। जैसे आप कोई वेव को ड्रॉ करते हैं तो आप पर सिंपल है, आप उसके फेज को बताते हैं, और जब आप फेज को बताते हैं तो फेज को बताना इसलिए जरूरी होता है, जैसे इस एरिया में मान लो अगर ये वाटर का वेव है, तो इस एरिया में जो वाटर है और इस एरिया में जो वाटर है, दोनों में क्या, दोनों वाटर का मोलर मास सेम है कि डिफरेंट है, मोलर मास सेम है। अगर दोनों को पार्टिकल लिया जाए तो दोनों की स्पीड क्या है, सब कुछ सेम है, कोई नेचर अलग नहीं। क्या दोनों की डेंसिटी क्या है, सेम है, कुछ अलग नहीं है। डिफरेंट क्या है, फेज। डिफरेंट क्या है, फेज कॉम्बिनेशन को समझने में हेल्पफुल होता।
फेज सिर्फ कॉम्बिनेशन को समझने में हेल्पफुल होता है कि ये वेव जुट के बड़ा वेव क्रिएट करेगा या जुट के टूट जाएगा। फेज इज ऑलवेज हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ कॉम्बिनेशन। विल इट गोइंग टू फॉर्म एक बड़ा सा एम्पलीट्यूड या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू जा रहा है बनाने के लिए छोटा सा एम्पलीट्यूड। जैसे अगर कोई वेव ट्रेवल कर रहा है, अगर आप दूसरा वेव उसी डायरेक्शन में ऐड कर दें, पानी पर आप पत्थर मारते हैं, वेव ट्रेवल कर रहा, फिर आप उसी डायरेक्शन में एक वेव और क्रिएट करते हैं, तो वेव क्या होता, बढ़ जाएगा ना। तो आप इसी चीज को क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब सेम फेज इंटरफेरेंस। एक वेव ट्रेवल कर रहा है, उसके ऑपोजिट में वेव क्रिएट करते हैं, तो बड़े वेव में से छोटा वेव माइनस होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आप बोलेंगे। तो क्या माना गया है कि जो केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन है वो किसका एग्जांपल है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो वेव के फेज का सिर्फ इसी से लेना देना है कि वो किसको समझने के लिए हेल्पफुल है, बॉन्ड को बनने के लिए। बॉन्ड बनने के लिए क्या लगता है, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल का वेव जब कंबाइन होगा तो एम्पलीट्यूड बढ़ाना जरूरी है कि घटाना जरूरी है, बढ़ाना जरूरी है। इसीलिए क्या बोला गया है केमिकल बॉन्ड के डेफिनेशन में भी कि एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है, जब दोनों ऑपोजिट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल वेव है ये कंबाइन हो किसमें, सेम फेज। क्लियर हो गई चीजें। अब इलेक्ट्रॉन को समझे, स्पिन और इसमें क्या अंतर है, वेव ने ये हमने क्लियर किया। अब स्पिन क्या है, स्पिन है कि जिस एरिया में, इस एरिया में अगर दोनों इलेक्ट्रॉन है मान लो, तो इस एरिया में जो दो इलेक्ट्रॉन वो आपस में रिपेल कर रहे हैं, इसलिए आपस के रिपल्सन को कम करने के लिए दोनों ने ऑपोजिट स्पिन लिया था, जिसको हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा। इस एरिया में अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो दोनों की स्पिन क्या है, ऑपोजिट है, बस ये पॉइंट है। लेकिन इस एरिया में जो दो इलेक्ट्रॉन है उन दोनों का फेज क्या है, अगर दो है सेम। इस एरिया में अगर दो इलेक्ट्रॉन आया तो दोनों का फेज क्या है, आप समझिए बात को। अब हमने एक इलेक्ट्रॉन लिया है या दो लिया है, दो सेम ऑर्बिटल लिया है कि अलग अलग ऑर्बिटल, अलग अलग ऑर्बिटल, तो इन दोनों के इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होना चाहिए, ऑपोजिट, लेकिन फेज क्या होना चाहिए, सेम। क्लियर हो गई चीजें। तो आइए वाटर के बारे में लिखा, अगर ये वाटर का वेव है तो इस एरिया में जो, हाँ हर जगह तो वही पानी है ना, उसका टेस्ट लो कि मोलर मास लो कि डेंसिटी लो, कुछ भी लो, हर कुछ क्या है, सेम। ठीक है, चले। हाँ, अगर ऑपोजिट फेज कॉम्बिनेशन होता है तो डिस्ट्रक्टिव। आप वीवीटी और एमओटी में जब पढ़ेंगे तो यही डिफरेंस है कि वीवीटी मानता है कि दो जो ऑर्बिटल आपने लिया है दोनों तभी बॉन्ड बनाएगा जब सेम फेज इंटरफेरेंस होगा। एमओटी मानता है कि नहीं, दोनों इंटरफेरेंसेज पॉसिबल है, सेम भी और ऑपोजिट भी। एमओटी इस तरह से काम करता। चलिए आइए, तो क्लियर हो गया ये पॉइंट। एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कब होता है, जब कॉम्बिनेशन है दो अनपेयर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, ऑर्बिटल्स हैविंग ऑपोजिटली स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन्स, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज ऑर्बिटल्स assumed to be interference of atomic orbital wave functions in same phase। इसीलिए हमने वहां पर psi a plus b लिखा। आइए, तो यहां से एक पॉइंट बनाएंगे, जो हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, बॉन्ड, इसका मतलब क्या हुआ, मजबूती, मतलब यहां पर एम्पलीट्यूड ज्यादा क्रिएट होगा कॉम्बिनेशन के बाद कि छोटा होगा, ये बड़ा हो गया। तो जो हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, एम्पलीट्यूड जो क्रिएट होगा उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, उसको हम लोग अब केमिस्ट्री के हिसाब से बोले, फिजिक्स के हिसाब से जाएंगे तो इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा, तो केमिस्ट्री के हिसाब से हम लोग डायरेक्ट बोले। ऐसा कब होगा, जब एरिया ऑफ इंटरफेरेंस ज्यादा होगा कि कम होगा, एक्सटेंट ऑफ इंटरफेरेंस ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा होगा। तो आप क्या बोलेंगे यहां पर, एक्सटेंट ऑफ इंटरफेरेंस। अब फिर इंटरफेरेंस को हम लोग किस टर्म में, केमिस्ट्री के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ओवरलैप। नहीं आ गया। तो इस तरह से केमिकल बॉन्डिंग में इसमें डिस्कस करने लायक बहुत सारी चीजें
नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वैलेंस बॉन्ड थियरी में केमिकल बॉन्डिंग से डिस्कस करने लायक बहुत सारी बातें नहीं है, यही 4-5 लाइन आपने बोल दिया वो काफी। अब आ जाओ ऑल्सो, यही 4-5 लाइन। अगर मान लो हमने एक एग्जांपल लिया प्लस माइनस, ध्यान से, प्लस माइनस, चलो बताओ बॉन्ड फॉर्मेशन होगा या नहीं? नहीं होगा, नहीं होगा ना, नहीं होगा। अच्छा, अगर हमने मान लो एक 2p ऑर्बिटल लिया, अब बॉन्ड फॉर्मेशन, अब होगा बॉन्ड फॉर्मेशन या नहीं? अभी भी नहीं होगा। अब बोलो बॉन्ड फॉर्मेशन, अभी भी नहीं होगा। आपको आ रहा है समझ में क्यों नहीं होगा इस बार? स्पिन सेम होने के कारण। रिपल्सन, ऑपोजिट स्पिन क्यों लिया जाता? रिपल्सन को मिनिमाइज कर। अब बोलिए बॉन्ड फॉर्मेशन। होगा, कोऑर्डिनेट, याद आया? होता है ऐसा ही सेम। और आपने पढ़ा है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज आल्सो अ टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। बस नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड से ये थोड़ा सा अंतर कहां पे है? बोथ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ शेयरिंग कंट्रीब्यूटेड बाय अ सिंगल एटम, एक ही एटम के द्वारा दोनों इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। क्लियर हो गया? केमिकल बॉन्डिंग के लायक वैलेंस बॉन्ड थियरी समान, उसमें कुछ खास करना नहीं है। इसका एप्लीकेशन अब करना है अगर, तो आपको कहां पे करना पड़ेगा? ब्लॉक में, पी ब्लॉक में जम के इसके एग्जांपल्स आपको करने पड़ेंगे, तब जाकर के आपका ये थियरी क्लियर होगा। चलिए आइए, क्या छोटू? फिर से बोलो, क्या बोल रहे? नहीं नहीं, वो इससे दिखाने का मतलब है कि आपने सामने लाया, समझ गए ना? जब भी आप इस तरह का डायग्राम बनाते हैं उसका मतलब क्या होता है? सामने लाया आपने, इसको इसके साथ लाया। और अगर आपने सामने नहीं लाया है तो ऐसा डायग्राम आपने बनाया क्यों? आप सिंपल टूपी टूपी लिख देते। इनके कहने का मतलब है कि सर इसका ये वाला इसके इससे कंबाइन नहीं कर सकता है, समझ रहे हो ना? तो अगर वो हुआ तो बिल्कुल नहीं कर सकता है। लेकिन जब भी आप रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं इसका मतलब क्या होता है? सामने वाला क्या है साइन, वहां पर वेब फेज का वो, जैसे कि लिखने का हम लोगों का तरीका होता है ना, हम लोग लिखते हैं x प्लस वाई, अब माइनस जेड लिख दिया, तो आप y का साइन क्या मानते हैं? प्लस, जबकि हमने बोला प्लस वाई माइनस जेड, तो उसके एक तरफ तो माइनस है, लेकिन कन्वेंशन क्या है? हम उस साइन को ऑपरेशन में ये करेंगे, अज्यूम करेंगे जो साइन क्या है हमारे किसी भी सिंबल के पहले लिखा हुआ। तो उसी तरीके से जब भी आप कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल्स करेंगे तो इसका एक कन्वेंशन है कि जो सामने में आप लिख रहे हैं वो लोब्स, वो एरिया, वही चीज क्या होगा? कंबाइन करेंगे। तो जेड ना माइनस हुआ, वाई के साइन माइनस नहीं हुआ ना, वही बात तो समझाया जा रहा है। तो कन्वेंशन है, एप्लीकेशन इन वैलेंस बॉन्ड थियरी। चलिए सबसे पहला एप्लीकेशन उठाया जाए, कौन सा? यही वाला,
बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड की मजबूती, बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्या बॉन्ड स्ट्रेंथ को आप बॉन्ड एनर्जी बोल सकते हो या नहीं? बिल्कुल बोल सकते हो। बॉन्ड की मजबूती का पैरामीटर क्या है? बॉन्ड, बॉन्ड बनने में कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, और उसी एनर्जी को इस्तेमाल करोगे आप तो बॉन्ड टूटेगा। इन दैट केस इट इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी? हमने करवाया है पीछे। बॉन्ड एनर्जी मींस एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड, and if it is the same amount of energy that has been released, if it is being utilized to dissociate or break that particular bond, तब हम लोग उस केस में उसी चीज को क्या बोलते हैं? तो हमने बोला आपको कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अपन जब भी लिखते हैं तो क्या लगाते हैं? प्लस। और बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं मतलब उतनी एनर्जी रिलीज हुआ। जैसे लैटिस एनर्जी को आप प्लस में भी इस्तेमाल करते हो और माइनस में भी। जब बोलते हो कि रिलीज हुआ, बना है, तो लैटिस एनर्जी माइनस। लेकिन आप याद करो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स में नहीं, वहां पर लैटिस प्लस होता था, क्योंकि वहां क्या होता था? कंपाउंड बनता था या टूटता था? डिसोसिएट करता था। तो आप बोलते थे डेल्टा एच सॉल्यूशन बराबर प्लस यू नॉट और माइनस हाइड्रेशन। तो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ठीक है, डेफिनेटली दोनों अलग टर्म है, लेकिन हम लोग इन प्रैक्टिस क्या करते हैं? सेम लेके चलते हैं। क्लियर हो गया ना? जो एनर्जी उसने रिलीज करा बॉन्ड बनने में, वही एनर्जी अगर आप डालोगे तो वापस मान के चला जाएगा कि बॉन्ड डिसोसिएट कर जाएगा। इसलिए हम लोग प्रैक्टिकली उसको इन प्रैक्टिस सेम लेकर के चलते हैं। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब बॉन्ड एनर्जी। चलो आ जाओ, मुद्दा यहां पर अब डिस्कस हो। सबसे पहले किस चीज पर डिपेंड करेगा? ओवरलैप के एक्सटेंट पर। वेरी गुड। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप। ओवरलैप नहीं बोलते हैं छोटू, कितनी बार बोला है आप लोगों को? केमिस्ट्री में भी को वो बोलते हैं, भी नहीं बोलते हैं। जिस दिन से आप यहां पढ़ना शुरू किए तब से हम लोगों ने वैनेडियम बोला है, वैनेडियम नहीं बोला है। पूरी केमिस्ट्री में आप यहां पर भी को वह बोले, कभी भी भ न बोले, भैंस को भैंस ही बोले। अरे भूल गए, 14 रत्न में एक वो भी आई थी, रंभा। स्वर्ग में अप्सरा थी, देवता लोग उठा के ले गए थे, स्वर्ग में चली गई वो। तुम लोगों में किसी का नाम रंभा नहीं है ना? उस दिन डांस कर रहे थे सब, तो लग तो ऐसे ही रहा था कि स्वर्ग से साक्षात रंभा उतर आई है। कमाल किए बेटा, लेकिन हाँ अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बस वही वाला अच्छा नहीं है, हमको जो खींच के ले जा रहे हैं। हम उस दिन अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे, तो ऐसे में तो कोई खींच के लेके चले जाएगा। और ऊपर से वो उस समय तो हमको पता नहीं चला, उस समय में ये लोग कोई खींच रही थी 2-3 मिलके। अब बाद में वीडियो में देखते कमीने तुम लोग भी धक्का दे रहे थे। बताओ, बहुत बड़ा लाचार महसूस कर रहे थे, तो कोई इज्जत ही नहीं यार। अच्छा वो प्यार था, लव यू टू बेटा। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। अच्छा अब आओ ध्यान दो, अब यहां पे कहां पे गड़बड़ाओगे? दो बातें हैं, ओवरलैप को कौन सी चीजें अफेक्ट करेंगे, और एक बात है बॉन्ड को कौन सी चीजें स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। बोलोगे सर बातें तो सेम है। क्या बोला हमने? कौन कौन सी चीजें ओवरलैप को मजबूत करेंगे, और हमने एक पॉइंट क्या बोला? बॉन्ड को कौन कौन सी चीजें मजबूत करेंगे। जरूरी नहीं है बेटा कि दोनों चीजें सेम हो। मेरी बात को आप समझें, ध्यान से सुने। मान लो, वैसे हम लोगों ने पढ़ा भी है पीछे, जो कंबाइनिंग ऑर्बिटल है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छोटा है,
तब ज्यादा बेटर ओवरलैप होगा कि बड़ा होगा तब बेटर ओवरलैप? छोटा, बहुत बार पढ़ा। जितना छोटा होगा, देखो दोनों ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन तो लोग एक एक ही आने हैं ना, इलेक्ट्रॉन तो एक एक ही आने हैं, तो जब कंबाइन करेगा तो जितना छोटा सेल वाला होगा ऑर्बिटल का एरिया उतना कम होगा, तो न्यूक्लियस दोनों इलेक्ट्रॉन के पास होगा। और तुम्हारा बड़ा रहेगा तब भी इलेक्ट्रॉन एक एक ही रहेगा, फालतू में न्यूक्लियस दूर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड है बीच में, उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बड़े के केस में क्या हो जाएगा? कम। और उसी अट्रैक्शन से तो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, वो हमने शुरुआत के दिनों में ही कर लिया था। क्लियर है ना? तो आपने बोला कि सर सेल छोटा होगा तो ओवरलैप ज्यादा होगा, बेटर होगा, इफेक्टिव होगा, और जितना ओवरलैप इफेक्टिव होगा बॉन्ड उतना। अच्छा ठीक है, अब बताओ दो कंबाइनिंग एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, कंबाइनिंग एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होने पर बॉन्ड स्ट्रांग होगा या कम होने पर बॉन्ड स्ट्रांग? बोलो बेटा। वेरी गुड, होगा। अच्छा अब बताओ क्यों होगा ऐसा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होने पर ज्यादा स्ट्रांग होगा? हाँ एग्जैक्टली, उसमें आयोनिक कैरेक्टर आने लगेंगे, और अपन पढ़ते हैं कि आयोनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड से स्ट्रांग है, तो अगर उसका कैरेक्टर भी आया तो बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा। बहुत अच्छी बात। लेकिन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ने से एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप बढ़ जाएगा? नहीं। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप कैसे बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। ये तो आयोनिक कैरेक्टर ले आए, और आयोनिक कैरेक्टर को ओवरलैप से लेना देना नहीं है। चीजें समझ में आई हमने क्या बोला? मतलब एक शानदार क्वेश्चन इस पर रेज किया जा सकता है, अलग बात है किसी के खोपड़िया में ये बात जाएगी ही नहीं। अगर जाए तो लोग बड़ा शानदार क्वेश्चन इस पर रेज कर सकता। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप में फैक्टर यहां पर, कुछ फैक्टर को यहां से एरो लेंगे और कुछ फैक्टर को वहां से एरो लेंगे। आपको अब समझ में आ गया होगा। यदि हम लिखें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो वो इसको प्रभावित करेगा या डायरेक्ट उसको? डायरेक्ट उसको। लेकिन अगर हमने लिखा सेल के ऑर्बिट नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो वो ऊपर वाले को अफेक्ट करेगा कि नीचे वाले? और नीचे वाला ऊपर वाले को करेगा। आपको चीजें क्लियर हो गई? तो देखो पेन का कलर चेंज करते हैं अपन, और यहां पे लिखते हैं ध्यान से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑर्बिट नंबर, बोलो एन ना, कोई दिक्कत? अब लेके चलो, मान लो कि सेल दोनों एग्जाम्पल में सेम है। दोनों एग्जाम्पल मतलब जो दो कंपैरेटिव एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं, दोनों एग्जाम्पल में सेल सेम, तो सबसेल पे जाना पड़ेगा। सबसेल कैसा? एस वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड करेगा कि पी वाला? एस की पी? क्यों होगा पी में अच्छा ओवरलैप? हाँ वेरी गुड। एस का इलेक्ट्रॉन वो नॉन डायरेक्शनल, एस का इलेक्ट्रॉन वो स्फेरिकल सिमेट्री है, तो वो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन फैल रहा है। अब पी का इलेक्ट्रॉन एक एक्सिस पर होता है ना, एक्सिस पर उसका होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसीलिए बेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डायरेक्शनल ऑर्बिटल के केस में ज्यादा मिलेगा या नॉन डायरेक्शनल के केस? इसका मतलब है एस कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए उस केस में या पी? लेकिन बेटा अगर ऑर्बिटल हाइब्रिड है तो मामला पलट जाएगा। क्यों? अगर हाइब्रिड है तो सारे हाइब्रिड डायरेक्शनल हैं, तब उसमें एस कैरेक्टर जिसमें ज्यादा है उसका ओवरलैप अच्छा होगा, क्योंकि तब वो न्यूक्लियस के पास आ जाएगा। नॉर्मल एस और नॉर्मल पी में कौन बेटर ओवरलैप देगा? पी, बिकॉज एस इज नॉन डायरेक्शनल। लेकिन एसपी और sp2 में कौन बेटर ओवरलैप देगा? sp। क्यों? क्योंकि उसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है, जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को, ओवरलैपिंग ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के करीब लाएगा। आ गया समझ में? तो देखो चलो सब डिस्कस कर ले रहे, आ जाओ यहां पे। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अब जो यहां पे लिखा जाएगा डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ना डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, हाँ वेरी गुड, अनहाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स।
क्लियर हो गया? तो इसमें क्या लिखोगे लोग? एसएस से बेटर ओवरलैप है किसकी, और पीपी से बेटर ओवरलैप। इसका मतलब क्या हुआ? पीपी वाला सिग्मा बॉन्ड और डीडी वाले पाई बॉन्ड में कौन स्ट्रांग हुआ? बिल्कुल, सिग्मा हमेशा मजबूत होगा पाई से। तो फिर इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कब होगा? जब दोनों या तो सिग्मा बनाए या तो दोनों पाई। ऐसा नहीं करना कि डी से बना लोगे पाई, अब बोलोगे स्ट्रांग हो गया किससे? पी के सिग्मा से। क्लियर हो गया अच्छे से? तो साफ साफ क्या बोलोगे कि दोनों से जो बॉन्ड फॉर्म होने चाहिए वो सेम टाइप के होने चाहिए। क्लियर हो गया? ठीक है। तो एसएस से बेटर ओवरलैप देगा पीपी और पीपी से बेटर ओवरलैप देगा डीडी। अब यहीं पे लिखोगे वाइल फॉर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? परसेंटेज एस कैरेक्टर एच ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल। जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं? तो एस कैरेक्टर उस केस में इलेक्ट्रॉन को कहां पे लाता है? न्यूक्लियस के क्लोज लाता, नहीं उस पर अट्रैक्शन फिर ज्यादा फील करता। एस दो स्फेयर को सटाओ, प्योर एस लो, तो स्फेयर एरिया ऑफ कांटेक्ट एरिया जो होगा उसका वो क्या होगा? पॉइंट होगा। और पी डंबल है, डंबल को सटाओगे तो एक एरिया पे टच होगा ना। आपको समझ में आया कि क्यों डायरेक्शनल होना जरूरी है? और आपने डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। एस से ज्यादा डायरेक्शनल होता है पी और पी से ज्यादा डायरेक्शनल होता है डी। चलिए, तो हाइब्रिड वाला भी क्लियर हो गया अच्छे से? कोई तो बता तो दिया। sp स्ट्रॉन्ग होगा किससे? sp2 से, और ये स्ट्रॉन्ग होगा किससे? sp3 से, क्योंकि इसमें परसेंटेज ज्यादा है। लेकिन ss, जबकि वहीं पर अभी पिछले पेज में लिखा है, क्या लिखा है कि ss से स्ट्रॉन्ग कौन है? pp, और pp से स्ट्रॉन्ग कौन है? dd। ध्यान से, अब जो यहां पर लिखे हैं इसको इस तरीके से और लिख लो, ध्यान से। सिग्मा 3p और सिग्मा 3d कौन स्ट्रॉन्गर होगा? 3d ना। पाई 3p और पाई 3d। लेकिन सिग्मा 3p पाई 3d कौन स्ट्रॉन्ग? क्लियर हो गई चीजें? ठीक, सारे डायरेक्शनल हो गए। जब डायरेक्शनल हो गए तो तुम नॉन डायरेक्शनल बना क्यों रहे हो? डायरेक्शनल तो हो गया ना, सारे डायरेक्शनल हो गए, तो जब डायरेक्शनल हो गए तो उसको नॉन डायरेक्शनल बनाना ही क्यों है? फिर उससे मतलब ही नहीं है ना। अब एस तो न्यूक्लियस के करीब लाएगा ना। अब जो एस का काम होगा वो क्या करेगा? वो न्यूक्लियस के क्लोज लाएगा। सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स डायरेक्शनल होते हैं, क्योंकि उसमें हमेशा एस के बाद कुछ ना कुछ या तो पी एडेड होगा या डी एडेड होगा, कुछ ना कुछ तो ऐड होगा ना, तभी ना हाइब्रिड बनेगा। क्लियर है? तो चलिए, तो हम लोग यहां पर लास्ट पेज में थे, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप ऑर्बिट नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अरे यार, मेरी ऑर्बिट नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स के डायरेक्टली। अब इसके बाद हमने बोला ईएन डिफरेंस। ईएन डिफरेंस किसको अफेक्ट करेगा? डायरेक्टली उसको करेगा। तो पेन के कलर को फिर से ले आए और यहां पर लाते हैं, यहां आ जाएगा ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ये ओवरलैप को अफेक्ट नहीं कर रहा, ये सीधे सीधे बॉन्ड स्ट्रेंथ पे। अच्छा चलो, एक फैक्टर और बता रहे, अब आप वो बताइए। कभी कभी ओवरलैप करने के समय में जो दो एटम ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं तो उस एटम के पास हाई चार्ज डेंसिटी के कारण, वैलेंस ऑर्बिटल में हाई चार्ज डेंसिटी के कारण एक रिपल्सन होता है। तो उस रिपल्सन से बॉन्ड क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग की वीक हो जाएगा। हमने बोला कभी कभार ऐसा होता है, फ्लोरीन वगैरह में आप देखेंगे करके कि सेकेंड पीरियड एलिमेंट में बहुत हाई चार्ज डेंसिटी है वैलेंस ऑर्बिटल में,
तो जब कंबाइन करेगा तो दोनों उस समय में एक रिपल्सन क्रिएट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वगैरह में भी आप लोगों ने करा हुआ, तो उस समय में ये बॉन्ड को कमजोर करेगा। एक्चुअली ये क्या करेगा, किस फैक्टर पर अपन देखें इसको, ओवरलैप एक्सटेंट को या डायरेक्टली बॉन्ड स्ट्रेंथ? सोच के बताओ क्या बोला गया, समझ में आया क्या बोला गया? ये जो इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सन, ये ओवरलैप एक्सटेंट को कम कर रहा है या फिर ये डायरेक्टली बॉन्ड स्ट्रेंथ को कमजोर कर रहा? ओवरलैप, क्योंकि जब आप रिपेल करेंगे तो ओवरलैप करने इफेक्टिवली नहीं देंगे, तो ये किसको अफेक्ट करेगा? तो इसीलिए यहां पे एक पॉइंट फिर ऐड होएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरवैलेंस इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना, समझ में आया अच्छे से? किसी को कोई कंफ्यूजन? और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, हम लोग इतने पे ही काम निकाल ले, हम लोगों के सारे एग्जांपल्स इसी पे आ जाएंगे, करते जाते हैं। अब इस पर एप्लीकेशंस में हम लोग, थियरी था ये, मतलब इसमें केमिकल बॉन्डिंग था, ये तो केमिकल बॉन्डिंग है ना, ये भी केमिकल बॉन्डिंग है, ये पॉइंट पढ़ रहे हैं आप केमिकल बॉन्डिंग है, पॉइंट पढ़ा आपने केमिकल बॉन्डिंग है, पॉइंट पढ़ा आपने केमिकल बॉन्डिंग है, लेकिन अब एग्जांपल लगाओगे तो ब्लॉक आ जाएगा। तो चलो एग्जांपल पर लगाना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला HH ओवरलैप, LIH ओवरलैप और LI तीन बॉन्ड है आपके पास, कौन सा इसमें स्ट्रांग होगा? ABC, सबसे पहले आप सेल लगाओगे कि सब सेल? सेल, सेल लगाओगे तो बोलिए, ये N1 ओवरलैप है, पहला सेल, पहला और दूसरा, और ये, इसलिए आंसर क्या होगा? सबसे स्ट्रॉन्ग ए के बाद बी के बाद। किसी को डाउट है बोल लो। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, कोई दिक्कत? HF, HCl, HBr, HI, बोलिए कौन सा बॉन्ड स्ट्रेंथ, किसकी बॉन्ड? क्वेश्चन है इन चारों में, विच ऑफ देम possesses हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन? क्वेश्चन समझ गए? HF ना, डेफिनेटली पता चल गया। कोई दिक्कत? चलो अगले एग्जांपल पे आ जाए, धीरे धीरे हम लोग अच्छे एग्जांपल्स पर मूव करते जाएं। CCNN सब सिंगल बॉन्ड, OOFF, राइट की लेफ्ट? सबसे पहले आराम से, हड़बड़ाना नहीं है। क्या बोले लोग आपसे? पहले क्या लगाइएगा? सेल। तो क्या इनमें सेल कोई फैसला कर पा रहा है? यहां से यहां जाने पर सारे में N2 ओवरलैप है और ये सेम है, इसलिए इससे डिसीजन। अगला सब सेल, क्या सारे में सब सेल सेम है या अलग अलग? सेम है। कार्बन का बाहर में कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा? 2s2p। और फ्लोरीन का भी क्या करेगा? तो लोग सारे में 2p और 2p क्या है? सेम है। क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है? वो भी सेम है और 0 है।
अब आते हैं, एक फैक्टर हमने पढ़ा था रिपल्सन। क्या रिपल्सन है या नहीं? बिल्कुल है, आप समझे अच्छे से। जो आपका कार्बन है इसका साइज बड़ा है, और जो आपका फ्लोरीन है इसका साइज छोटा है। रुको जरा, सबर करो, सिर्फ साइज ही छोटा नहीं है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा है, काफी ज्यादा, और इसका साइज बड़ा है, ऊपर से इलेक्ट्रॉन भी कम। तो जब आप सीसी एग्जांपल लेते हैं, सीसी ओवरलैप, फिर एनएन ओवरलैप, फिर ओओ ओवरलैप, और फिर एफएफ ओवरलैप, तो आपको अब साफ समझ में आ रहा होगा कि इधर जाने पर साइज घट रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, इसीलिए इंटरवैलेंस रिपल्सन, इंटरवैलेंस रिपल्सन बढ़ता जा रहा है। इसीलिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाएगी, या बॉन्ड एनर्जी कम होते जाएगी। एफएफ बॉन्ड काफी कमजोर होगा, किससे? सीसी बॉन्ड नहीं, तो मतलब बॉन्ड एनर्जी जो है वो सीसी का काफी ज्यादा हुआ, किससे? एफएफ से। और कार्बन के रिच कैटेनेशन प्रॉपर्टी के लिए ये फैक्टर बहुत हद तक जिम्मेदार है। नहीं तो उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम है, इसलिए इंटरवैलेंस रिपल्सन। तो एक बहुत अच्छा ये फैक्टर है जो कार्बन को आप लिख सकते हैं यहां पर, विच मेक्स या विच एनरिचमेंट्स कैटेनेशन पावर ऑफ कार्बन। कार्बन के कैटेनेशन पावर को ये एनरिच करता। क्लियर हो गया? नेक्स्ट एग्जांपल पे बनाते हैं, चौथा। कॉन्फिडेंस जाने लगता है समय खराब चल रहा है। हाँ? अच्छा यहां टाइम है, अच्छा ठीक। हाँ क्या था? चौथा ये वाला एग्जांपल लो, CF NF OF FF। कौन सा फैक्टर लगाओगे? एन डिफरेंस। फिर से सेल फैसला नहीं करेगा, सब सेल फैसला नहीं करेगा, ईएन डिफरेंस। ईएन डिफरेंस बड़ा फैक्टर होता, तो यहां आने पे, इधर जाने पर ऑर्गेनिक वगैरह आपको सब अच्छे से समझ में आने लगेगा। जैसे आप नॉर्मल ऑर्गेनिक आप पढ़ते हैं तो होता क्या है बेसिकली कि हम लोगों का ये वैलेंस बॉन्ड थियरी और हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक सुनना, वैलेंस बॉन्ड थियरी, हाइब्रिडाइजेशन, बैक बॉन्डिंग, 3 टॉपिक हमने बोला। कौन कौन? वैलेंस बॉन्ड थियरी, हाइब्रिडाइजेशन, और ये आपका उन दिनों आता है जब आप ऑर्गेनिक में मैकेनिज्म वगैरह में पहुंच चुके होते या समाप्त होने पे रहता, एमओटी समाप्त होते होते, सॉरी बैक बॉन्डिंग समाप्त होते होते, ये उन दिनों आता है जब आपका मैकेनिज्म वगैरह निबटने को होता। जब आप ये टॉपिक इनऑर्गेनिक में पढ़ लेते हैं एक बार, उसके बाद जब आप ऑर्गेनिक का रिवीजन करेंगे ना नोट्स में, आपका दिमाग 10x पर चला जाएगा खुद ब खुद। जो फैक्टर अभी आपको नहीं दिख रहा था ऑर्गेनिक में, इसलिए आप ऑर्गेनिक में डिबेट नहीं कर पा रहे थे, आपको वो फैक्टर रिवीजन के दौरान दिखेगा और आपको लगेगा उस समय में हम डिबेट क्यों नहीं किए। तो आप इसलिए डिबेट नहीं कर पाए क्योंकि आपको वो फैक्टर पता नहीं। आपको ये समझ में आने लगेगा कि भैया यहां बॉन्ड, क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लगभग इसी पे खेल जाते हो, ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है कि ये टॉटोमेरिज्म क्यों हुआ, तो ये वाला स्ट्रॉन्गर है, ये वीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में बहुत ज्यादा का डिफरेंस है। तो ये सब अगर आपको पहले से आता तो आप बहुत अपने आप को अच्छा फील करवा पाते उसमें, लेकिन वो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, उसका जो लर्निंग प्रोसेस उससे आपको गुजरना पड़ेगा। तो रिवीजन के दौरान जरूर आपको बहुत फायदा होगा इन चीजों। ये सब मामूली चीज थोड़ी नहीं, ये सब कुछ जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगा कि यहाँ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, यहाँ वीक है।
कई बार आपको ऑर्गेनिक में आप कंफ्यूज होते रहते और मान के चल देते, अच्छा चलो मान लो ना फ्लोरीन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बावजूद उसकी डोनेशन एबिलिटी ज्यादा है, मान लो ऐसा, कई बार ऐसा मान ले, तो वरना दिल मानने को तैयार नहीं होता। तो लॉजिक क्या हो जाता है कि फ्लोरीन का एक्चुअली साइज छोटा, सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट के साइज में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इसीलिए आपको वो मानना पड़ता है कि इसकी चार्ज डेंसिटी हाई है। एफ माइनस अच्छा बेस होगा या आई माइनस? एफ माइनस। जबकि दिल का एक बार क्या बोलता, फ्लोरीन क्या है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो कैसे देगा भैया? तो ये जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे वो खुद ब खुद रिवीजन के दौरान वो अच्छा काम है। ये वाला एग्जांपल क्लियर हो गया, किसी को प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है चलो, हाँ छोटू बोलिए। हाँ बिल्कुल है, वो भी देखिए ओवरलैप एक्सटेंट में बहुत का फर्क नहीं है यार। ओवरलैप, ध्यान से सुनो, ओवरलैप फैक्ट तो कोई फैक्ट होगा ही नहीं प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली उसका मेजरमेंट किससे होगा? तो बात खत्म है ना। हमने वहां पे क्या बोला? हमने बोला ये फैक्टर ई एन डिफरेंस ओवरलैपिंग को बढ़ाएगा कि बॉन्ड स्ट्रेंथ को? सीधा वो ओवरलैपिंग को नहीं, वो बॉन्ड स्ट्रेंथ। आप उल्टा पूछ रहे हैं, आप समझ रहे हो छोटू, आप उल्टा पूछ रहे हो। क्या पूछ रहे हो आप? कि सर इसमें बॉन्ड उसका स्ट्रांग है तो ओवरलैप किसका ज्यादा होगा? करेगा ही नहीं वो चीज ओवरलैप को अफेक्ट। तो ओवरलैप आप नॉर्मल जो ओवरलैप को कौन डिसाइड करेगा? उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन किस चीज से होगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ से, दैट्स इट। समझ गए ना चीज को? चलिए आइए, तो अगला एग्जांपल, एच एच, ये छोड़ दो, सी एच, एन एच, ओ एच, एफ एच। अब बताओ इधर के तरफ, क्योंकि सब में 1s और 2p कांस्टेंट है, सेल भी कांस्टेंट, सब सेल भी कांस्टेंट, लेकिन ईएन डिफरेंस अच्छे डिफरेंस से ना, और इनफैक्ट 0.5। क्लियर हो गया? तो क्या 0.5 का डिफरेंस है ना? 2.5, 3.0, 3.5, 4.0। इसीलिए हमारा बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब एक बात और लिखना, धीरे धीरे सीखो। दो टर्म अपन इस्तेमाल करेंगे। एक टर्म इस्तेमाल करेंगे एवरेज बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी, और एक टर्म इस्तेमाल करेंगे बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी। दोनों में से कौन किसको कहां पे इस्तेमाल करेंगे? एवरेज वर्ड तब लगाएंगे जब लगेगा ये कोई बॉन्ड मॉलिक्यूल नहीं है, बॉन्ड है, किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड है, तब एवरेज यूज करो। और मैच्योर स्टूडेंट क्या लाओगे? क्या बोला हमने? जब लगे, जैसे 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 मान लो NH, क्या NH मॉलिक्यूल है? नहीं, NH मॉलिक्यूल नहीं है ना, NH3 मॉलिक्यूल है। तो किसी मॉलिक्यूल का वो पार्ट, तो आप NH को के बॉन्ड एनर्जी को क्या बोलोगे? बॉन्ड एनर्जी की एवरेज बॉन्ड एवरेज बोलो। लेकिन क्या HF क्या है? मॉलिक्यूल, इसलिए वहां क्या बोलो? वो ज्यादा बेहतर होगा। आप उसको नहीं भी बोलिएगा तो कोई आपसे पूछने जाने वाला, लेकिन हाँ भाई सही जो है वो है तो है। हो सकता है आप में से कोई कल को टीचर कर बन जाए, भगवान न करे ऐसा हो। हमारे ही पेट पर क्यों लात मारोगे? कुछ सोच रहे हो क्या ऐसा? हाँ नहीं नहीं, बनिए, बिल्कुल बनना चाहिए। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया, थैंक यू। होना भी चाहिए, क्योंकि जब हमने पढ़ाना स्टार्ट किया तो मेरे पास सबसे ज्यादा क्या चैलेंजेस थे? क्या चैलेंजेस थे? एक्यूरेसी का सबसे बड़ा चैलेंज था, एक्यूरेसी का। यकीन मानिए जो हमने अपने टाइम में अपने टीचर्स से पढ़ा, और जब हमारी ट्रेनिंग हो रही थी कोटा में, मतलब उन दिनों हमारी वो चल रही थी, ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोगों का चल रहा था, तो जो चीजें आ रही थी, एक तो कोटा का जो पैटर्न है उसमें एक बहुत बड़ी खामी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या खामी है बार बार बोलते हैं आपसे? वहां ब्लॉक ब्लॉक है। वहां आप वही पढ़ाइए जिससे मजा आए, आपका फीडबैक बने। तो ठीक है, कुछ बैचेस होते हैं जिसमें टीचर अपना सब कुछ जी जान लगा देते हैं, वो अलग मैटर है, लेकिन सामान्य लोगों की बात करते हैं। तो जो भी, अब एक तो ब्लॉक की बातें नहीं हो रही है, बातें हो रही है किसकी? इंटरेस्टिंग वाले चैप्टर्स की।
अब ऊपर से वो भी जो रिप्लाई करें, जो जवाब दें या जो भी चीज करना चाह रहे हैं, मैक्सिमम चीजें गलत हो, अधिकांश चीजें गलत हो। तो एक्यूरेसी के लिए हमने बहुत फाइट किया, फिर बहुत सारी किताबें पढ़ के ही ज्ञान आई। एक बात अच्छे से समझ लो, अल्टीमेट ज्ञान अगर टीचर बनना है, अच्छा टीचर बनना है, तो किसी टीचर के नोट्स से ज्ञान लोगे ना तो तुम सी वाला टीचर बनोगे। समझ गए? तुमसे भले ही बच्चा खुश रहे, तुम खुद में भी खुश रहो, लेकिन तुम सही टीचर नहीं हो, तुम कॉपी पेस्ट सिस्टम के प्रोडक्ट हो, हाइब्रिड और वाइटल। तो सही ज्ञान कहां से आएगा? डिबेट एबिलिटी आपकी जनरेट होगी जब आप क्या पढ़ेंगे? किताब पढ़ेंगे। अच्छी किताबें पढ़ोगे तो वो डिबेट एबिलिटी आपका डेवलप होगा। जब तक आप नोट्स और यूट्यूब करते रहेंगे ना, आपका डिबेट एबिलिटी डेवलप ही नहीं होगा। और किताबें भी पढ़ें तो अच्छे ऑथर की, ऑथेंटिक ऑथर्स के पढ़ें, जिनकी किताबों की सेल बहुत ज्यादा है, मतलब जेन्युइनली ज्यादा है। आजकल तो बिक्री भी दो तरीके से होता है ना, एक लोग इंटरेस्ट से खरीदते हैं और एक खरीदवा दिया जाता है। तो जेन्युइनली ज्यादा हो। जैसे अच्छी किताबें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत सारी हैं, बराबर आप लोगों से जिक्र करते हैं, विल्किंसन कॉटन की किताबें हैं। आप जेडली पढ़िए ना, जेडली कभी कभार नहीं, किताब रखिए, बार बार बोलते हैं आप लोग कुछ अच्छी किताबें रखिए, आप लोग का एकदम इंटरेस्ट ही हटा हुआ किताब से। जो है वो क्लियर क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपके पास किताब है ही नहीं। नहीं है? किसको बोलते हो किताब? एनसीईआरटी को? छी, यही तो पॉइंट है ना। आपके पास, आपको लगता है कि टाइम ही नहीं है मेरे पास कि हम बुक कहां से पढ़े। अरे भैया, तुमसे जो 10 साल पहले पढ़ रहा था उसके पास भी टाइम नहीं होता था ना यार, वो कैसे बुक पढ़ लेता था? जरा सोचो। हमने भी सीखा है, हम लोगों के पास कहां से टाइम आ जाता था। पॉइंट ये नहीं हो, पॉइंट तो तुम रेडीमेड चाह रहे हो हर चीज। क्यों कैमरा लगा हुआ है ये सामने में? क्योंकि दुनिया में बहुत लोग क्या चाह रहे हैं? रेडीमेड चाह रहे हैं। उनके सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो चुकी है। वो चाह रहे हैं जो लोग बोले हम क्या कर ले, मान ले। इसी वजह से कोई भी आ रहा है और पढ़ा के चला जा रहा है। आप किताब पढ़ें, जब तक किताबों का दौर था तब तक टीचर बनना इतना आसान नहीं था ये प्रोसेस, क्योंकि स्टूडेंट्स 10 किताब खुद पढ़ के आते थे तो वो डिबेट कर जाते थे, पतलून उतर जाता था भाई साहब। टीचर का एक समय था। अब क्या है? अरे 4 गो जेई मेन का क्वेश्चन करा दिया, महादेव की कसम, ठोको ठोको ठोको। यही ना चल रहा है। जुल्फे झटकाती हुई इधर से इधर मैडम आती है, तुम लोग फ्लैट, सब ज्ञान आ गया। किताब पढ़ो, जेन्युइनली पढ़ो, बार बार बोलते हैं किताब पढ़ो, किताब खरीदो। अरे यार, प्रॉब्लम्स के अच्छे बुक आते हैं। कितनी बार बोले हैं कि बायोलॉजी वालों को सॉम्स की किताबें खरीदिए, एक बार 2 बार बोले हैं आप लोगों को। सॉम्स क्या गलिया ही नहीं है तुमको, किताब का नाम है। सॉम्स सीरीज की किताबें आती हैं। आज भी आधी टीचिंग इंडस्ट्री, अच्छे टीचर फिजिकल केमिस्ट्री के अपने नोट्स के और चीजों के 40-50% तक क्वेश्चंस उससे निकालते हैं। हम खुद निकालते हैं सॉम्स की ऐसी किताबें। आईआईटी में फिजिकल केमिस्ट्री में कई बार ऐसा हुआ, उस बुक से सेम क्वेश्चंस उठा करके डाल दिया गया। कई बार जेन्युइनली ऐसा हुआ, उस बुक का सेम क्वेश्चन उठा के ऑप्शंस क्रिएट करके डाल दिया गया। फिजिकल में क्वेश्चन करवाया था प्लांट वायरस वाला, वो क्वेश्चन वहां से उठ के गया था। ऐसे ढेरों सारे एग्जांपल्स क्वेश्चंस हैं। तो सॉम्स की प्रॉब्लम्स की फिजिकल केमिस्ट्री की बुक आती है, नहीं सॉरी, कंप्लीट केमिस्ट्री की बुक आती है, प्रॉब्लम्स की 3000 प्रॉब्लम्स की आती है। बायोलॉजी की किताबें आती है उसकी। और बायो वालों को सबसे ज्यादा दिक्कत यही होती है कि हम प्रैक्टिस कहां से करें। टीचर से पूछने जाते हो तो उनके पास इंडियन ऑथर के सिवा कोई ऑप्शन होता है? कभी आपके बायो के टीचर जब भी प्रैक्टिस के लिए बोलते हो क्या बोलते हैं? नोट्स पढ़ते रहो, रटते रहो, रटते रहो। ऐसे थोड़ी ना हम घनघोर बेइज्जती करते हैं। बायो वालों को किसी को पूछ के देखिए प्रैक्टिस किससे करते हो, बोलेगा फिंगर टिप्स। क्या भैया उंगली करना है? फिंगर टिप्स क्या है? एक रट लियो फिंगर टिप्स। ऑथेंटिसिटी का क्या क्या उसमें ये है, प्रमाण है?
रटे हुए हो। और कोई किताब बायो में? एनसीईआरटी। बार बार बोलते हैं छी। एनसीईआरटी आपके सिलेबस के लिए बहुत सटीक चीज है, वो आपके सिलेबस को कन्फाइन करता है कि आपको कहां से कहां कितना पढ़ना है, इससे बाहर, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट में वरना क्या हम इन्फिनाइट लेवल पर चले जाएंगे, तो वो हमारा एक सिलेबस कॉन्फाइन करता है, जो बहुत अच्छी चीज है। क्या छोटू? बिल्कुल, जब आप अच्छे ऑथर्स की किताबें पढ़ेंगे तो सबसे बड़ी मुसीबतें क्या आती है सामने, वो आपके कॉम्पिटिटिव लेवल और कॉम्पिटिटिव कंटेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा है। तो आपको हम क्या, आपको ये समझ में यही चीजें तो आनी है। जब आप किसी चैप्टर को पढ़ लेते हो तब उनकी किताबें पढ़ो ना उस चैप्टर से, तब तो समझ में आएगा ना कि ये छोड़ देना और ये पढ़ना है। लेकिन साथ में क्या समझ में आएगा, क्या आपने सही सीखा, क्या आपने गलत सीखा, इसकी खास बातें क्या है, वो सारी चीजें आप सीख पाएंगे। अभी अगला एग्जाम्पल जो कर रहे हैं वो एग्जाम्पल आज भी इंडस्ट्री में 95% टीचर गलत पढ़ाते हैं, और वो हम भी एक समय में, हमको हमारे टीचर ने गलत पढ़ाया, कोटा के दौरान ट्रेनिंग के दौरान हमको उन लोगों ने भी गलत पढ़ाया, बताया, सिखाया, तो वो गलत था। वो एक अच्छे फॉरेन ऑथर के सोर्स से ही पहली बार हमने सीखा था, फिर बाद में धीरे धीरे वो लॉजिक से क्लियर हो गया कि काफी कॉमन चीज है, लोग को आना चाहिए। HF वर्सेज HH, अभी इन सब एग्जाम्पल की लड़ाई करवा दे रहे हैं हम लोग, किससे? HF से, HH से। HH ज्यादा होगा, यही सब लोग पढ़ते पढ़ाते हैं, गलत है, बिल्कुल गलत। अच्छी किताबें पढ़ो। देखिए IIT का क्वेश्चन दिखाया ना, अभी कुछ ही दिन पहले हुआ है ना, B2H6 वाला, ऐसा ही सब हजारों एग्जाम्पल है। टाइम बेटा किसी के पास नहीं है। एक सामान्य आदमी, ऑर्डिनरी इंसान, और एक हीरो और सक्सेसफुल इंसान जिसको बोलते हो, यही डिफरेंस है। जो सक्सेसफुल इंसान होता है ना, वो समय का रोना कभी नहीं रोता। समय उसके पास भी कम पड़ेगा लेकिन वो समय का रोना ही रोता। टाइम नहीं है, बाप रे बाप, कहां से हम एक्स्ट्रा किताब करें, नोट्स ही नहीं हो पा रहा, वो रोना बंद कीजिए। आपको टाइम निकालना पड़ेगा, कैसे निकालने वो आप निकालिए, लेकिन हर सब्जेक्ट में एक आध अच्छे बुक्स को पकड़िए, और आपको तब ज्ञान खुलेगा, असली ज्ञान तब आएगा आपको। HH सबसे ज्यादा नहीं है, देखने से लग रहा है N1 है, लेकिन वहीं पर आप जरा सोचें, जो HF है इसका EN डिफरेंस देख रहे हो, बहुत ज्यादा। इतने EN डिफरेंस पर तो कंपाउंड आयोनिक हो जाता, लेकिन बावजूद उसके HF कोवेलेंट है, क्योंकि नॉन मेटल से मिलकर बने हुए बाइनरी कंपाउंड्स हमेशा कोवेलेंट होते हैं। तो ये हाई EN डिफरेंस के कारण इस पर भारी पड़ेगा, OH भारी पड़ेगा या नहीं? बोलो। ये दोनों की ही जो बॉन्ड एनर्जी है वो HH की बॉन्ड एनर्जी से हायर। समझ में आया? अब एक बार आप अपना वो याद करें ना, ध्यान दिमाग लगाए ना, जो पढ़ाया गया था, क्या बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू, इसीलिए बार बार करवाते हैं। 450 के अराउंड था, 456, याद करो, याद आया? 452, 56 कुछ भी बोल लो। और OH कितना था? अराउंड 495, 90-95 अराउंड, राउंड फिगर में बोलते हैं। और HF क्या था? 575, 576। आपको समझ में आया? इन दोनों से ज्यादा हुआ ये, सॉरी, ये दोनों ज्यादा हुआ HH से, जबकि इसके पास N1 N2 है और इसके पास, इसी वजह से अब लोग क्या है, इनऑर्गेनिक से भरोसा उठा हुआ, तब ना देवता दानव दोनों लेने से मना कर दिए। समझ में आ गया अच्छे से? तो HH की मतलब हर जगह आपका थियरी, पूरी इनऑर्गेनिक में, केमिस्ट्री में एक ही थियरी है, क्या है? इसमें थियरी है ही नहीं, तो आप थियरी नहीं लगाए, एक लेवल पर बेसिक एग्जांपल्स पर थियरी लगाइए, लेकिन उसके बाद आपका केमिकल एक्सपीरियंस ही सब कुछ है। और एग्जाम के क्वेश्चंस में वही आता, 40% जो थियरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं
तुम भी बनाओगे और सब बनाएगा, उससे क्या फायदा होने वाला? उसका तो क्वेश्चन आउट है, अगले साल फिर आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स। वो तो क्लियर है ना, उसमें क्या ना, वो सबका आएगा। फाइंड द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन FeSO4 या Fe2+, या मैग्नेटिक मोमेंट पूछ देगा। ये तो 2 क्वेश्चन देखो बता भी दिए, ये तो सब पूछेगा ना। बिल्कुल नहीं, HCl कम हो जाएगा, क्लियर कट कम हो जाएगा। HCl छोड़िए, NH कम हो जाएगा। HCl में तो आप थर्ड सेल में चलेगा, NH में आप सेकंड सेल में। तो NH का EN डिफरेंस अब क्या है, कितना आएगा NH बॉन्ड में? 0.9। तो अब ये बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन 1.4 EN डिफरेंस क्या है, हाई है, और 1.9 तो बहुत हाई है। इसीलिए HF और OH बॉन्ड की डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगी। किससे? किसी को कोई डाउट है इसमें, कोई कंफ्यूजन है तो यहां तक पूछिए पहले। हाँ छोटू बोलो। HF, हाँ कोवेलेंट, क्योंकि नॉन मेटल्स के बाइनरी कंपाउंड्स कोवेलेंट, बाइनरी कंपाउंड्स कोवेलेंट। दो नॉन मेटल जब भी मिलके कंपाउंड बनाते हैं कोवेलेंट ही होता है। क्या छोटू? नहीं बनाएगा, कोवेलेंट है ना। तब तो अपने आप खुद ब खुद उसका क्या हो जाता, बहुत हाई लैटिस एनर्जी हो जाता ना। आयोनिक हो गया तो लैटिस एनर्जी बहुत हाई हो जाती खुद। हाँ बिल्कुल है, हार्डर है। हार्डर और बॉन्ड एनर्जी अलग अलग चीज है। हार्डर जो होता है वो मॉलिक्यूल नहीं होता, कंपाउंड होता है। तो हार्डर जो होता है वो टोटल एटम्स का फाइनल अरेंजमेंट डिसाइड करता है, हार्डनेस। इनके हिसाब से ये क्या पूछे कि सर SiC में तो ये डिफरेंस नहीं है, बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए जैसे HF में आप देख रहे हैं, तो फिर SiC क्यों इतना हार्डर हो गया? डायमंड से भी हार्ड बोलते हैं हम लोग कार्बोरेंडम को। तो हार्डनेस क्या है लोग, हार्डनेस क्या है? वो एक मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टी है क्या? वो कंपाउंड का प्रॉपर्टी। उसमें सारे एटम्स का जो ओवरऑल अरेंजमेंट है वो डिसाइड करता है कि ये कंपाउंड फाइनली हार्ड होने जा रहा है या सॉफ्ट होने जा रहा है। समझ में आ गया ना? वरना तो CC में जानते हैं ये डिफरेंस कुछ है ही नहीं, डायमंड बहुत हार्ड है, तो अरेंजमेंट के कारण ना। तो हार्डनेस जो है वो अल्टीमेटली रिजल्ट है अरेंजमेंट का, उससे इसको कोई लेना देना। बॉन्ड एनर्जी जो ये कंपाउंड की प्रॉपर्टी है कि मॉलिक्यूल की? मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है, क्योंकि कंपाउंड के बीच में आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, और बॉन्ड एनर्जी हम लोग एक एक मॉलिक्यूल के लिए डिफाइन करते हैं। तो चलिए आइए, क्या ये एग्जांपल अच्छे से क्लियर हो गया? तो इन सारे में बॉन्ड स्ट्रेंथ में HH कहां पे चला गया फाइनली? क्लियर हो गया अच्छे से? किसी को कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाओ। हेलोजेंस एंड बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी, बहुत कॉमन और बेकार सा एग्जाम्पल है जो बोर्ड एग्जाम पूछता है ना। हेलोजेंस में बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी का ऑर्डर बताएं। हमने सैकड़ों बार हम लोगों ने किया है, F2Cl2Br2I2। पहले सोचो ज्यादा होना किधर चाहिए था, ऊपर की तरफ, इधर लोग ज्यादा होना चाहिए था अपना बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी। क्यों? एज ऑर्बिट नंबर डिक्रीजेज। लेकिन किसकी कम होती है? फ्लोरीन की एबनॉर्मली कम हो जाती है। और हाँ, कहां पे आता है? स्पीच। क्यों ऐसा होता है जरा फिर से देख लेते हैं एक बार। हाँ वेरी गुड। फ्लोरीन काफी छोटा है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो खैर दोनों में सेम है, लेकिन क्लोरीन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो ये बड़ा है। अब फिर यहां पर एक अच्छी बात बताते हैं, क्योंकि आप लोगों से बहुत आई। तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। सेकेंड पीरियड का एलिमेंट, सेकेंड पीरियड एलिमेंट है एक्सट्रीमली स्मॉल साइज। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट का क्या बोलते हैं अपन? जरूरत से बहुत ज्यादा
छोटा साइज, इसीलिए हाई चार्ज डेंसिटी होगा। कहां पे? वैलेंस शेल में। इसीलिए एक क्या होगा? इफेक्टिव इंटर वैलेंस रिपल्सन, ये कमजोर कर देगा लोग, वीकेंस किस चीज को? द बॉन्ड स्ट्रेंथ, नॉर्मली की एबनॉर्मली? वेरी गुड। और इस वजह से हमारा F2 का बॉन्ड एनर्जी ऑल ऑफ सडन फॉल करता है। तो फाइनली जो इसमें बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर होता है वो क्या होता है? सबसे ज्यादा Cl2 के बाद, Br2 के बाद F2, और इक्विवेलेंट टू हमने आपको पढ़ाया है। एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि इक्विवेलेंट किसका किसका है, तो F2 और I2 का। सेकंड, इनके वैल्यूज को भी याद रखना बहुत जरूरी है। तो वैल्यूज बताए, क्लोरीन का क्या था, याद आया? 240 किलो जूल पर मोल। ब्रोमीन का, हाँ वेरी गुड, 195 किलो जूल पर मोल। और 156 और 151, यही था ना? तो अप्रोक्स 156 और 151, 150 लिख दिया हमने अप्रोक्स। ठीक है, तो ये तो याद रहना चाहिए वैल्यू। अब अगली बात, अगर इसमें हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो किसका क्या ऑर्डर होगा? बॉन्ड लेंथ। एफएफ बॉन्ड कमजोर है, तो क्या एफएफ बॉन्ड अब लंबा है या नहीं? हमने आपको बेंच रूल से पहले जस्ट कोवेलेंट बॉन्ड के क्लासिफिकेशन में पढ़ाया था। बॉन्ड लेंथ के लिए सबसे पहले क्या लगाते हैं? सेल नंबर, साइज नहीं। फिर गड़बड़ा जाओगे, साइज लगाओगे तो गड़बड़, पूरा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि पीरियड में साइज चेंज होता है लेकिन सेल चेंज नहीं होता। तो साइज नहीं लगाते, क्या लगाते हैं? सबसे पहले सेल नंबर लगाते हैं हर वक्त, ठीक है? तो सेल नंबर लगाना है, इसीलिए यहां पे आप लिखेंगे वाइल जो बॉन्ड लेंथ है वो अभी भी किस ऑर्डर में होएगा? एफएफ का सबसे छोटा, Cl नहीं। तो अदरवाइज लोग इसमें क्या गड़बड़ी करते हैं? बॉन्ड एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल करके और F2 का बॉन्ड लेंथ ज्यादा कर देते, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ I2 फिर F2 भी, वो गलत है, पूरा गलत। अब आइए एक बहुत अच्छी चीज, क्या छोटू? एक्सपेरिमेंट से पाया गया कि जिसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है उसका बॉन्ड लेंथ कम है। तो ये सब बोलता है कि बॉन्ड लेंथ का संयोग है, संयोग है कि जिसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है उसका बॉन्ड लेंथ, क्योंकि लोग कंपेयर ही वही एग्जांपल करते हैं जिसमें पीरियड नंबर सेम होता, इसीलिए वैसा दिख जाता हो। पीरियड नंबर अगर चेंज होगा तो ऐसा दूर दूर तक होने का कोई चांस ही नहीं है। यदि पीरियड नंबर चेंज करेगा एलिमेंट का, तो बॉन्ड लेंथ के लिए सबसे पहला फैक्टर क्या लगाएंगे आप? क्या लगाएंगे? सेल नंबर, सबसे पहला फैक्टर सेल नंबर। क्लियर हो गया? आइए अब एक पॉइंट देखिए, क्या Cl2 में ऐसा कोई रिपल्सन था या नहीं था? नहीं था, क्योंकि लार्ज साइज है। तो लार्ज साइज होने के कारण नो इंटरवैलेंस रिपल्सन, ठीक है? ध्यान से, BUT an effective PD overlap strengthens the Cl bond abnormally। नहीं समझ में आया? देखो, जैसे लोगों से बोला जाता है कि Cl2 क्यों स्ट्रांग है F2 से बॉन्ड में, तो लोग बोलते हैं, जवाब ये नहीं बोलते कि Cl2 क्यों स्ट्रांग है, जवाब ये देते हैं कि F2 क्यों कमजोर है।
समझ में आया? बाबूजी ने पूछा कि तुम्हारा नंबर क्यों कम आया, तो जवाब तुम ये नहीं दे रहे हो कि मेरा कम क्यों आया, बोलोगे पापा बाकी लोग चोरी किया था। समझ रहे हो? तो Cl2 स्ट्रांग है, ये एक अलग मुद्दा है, और F2 वीक है, ये अलग मुद्दा है। जो इंटरवैलेंस रिपल्सन है, ये Cl2 को स्ट्रांग करता है या F2 को वीक कर रहा है। लेकिन एक पॉइंट और है एडिशनल, वो क्या है? Cl2 का एबनॉर्मली स्ट्रांग होना। आप p ऑर्बिटल जा रहा बॉन्ड बनाने और बगल में d खाली है, तो d के साथ इंटरमिक्स करके वो कैरेक्टर लेके जो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है वो p नहीं कर रहा, pd कर रहा, हाइब्रिड हो गया। फिर से समझाए? 3s2 3p5 है, और पड़ोसी वाला कौन है? तो पड़ोसी अगर खाली है, हमारा ही है, खाली है आप ही का, इसलिए वहां बस्ता रखे हुए हैं। क्या पड़ोसी वाला सीट खाली है तो वहां अपना सारा चीज वहीं रख देते हैं। तो पड़ोसी का जगह अगर खाली है तो अपना ही है। समझ रहे हो ना? हमने बोला पड़ोसी का जगह खाली है तो अपना, हमने ये नहीं बोला बेटा पड़ोसी खाली है तो अपना ही है। दोनों अलग अलग चीज है। चलो आ जाओ, चल ध्यान दे, समझे? अगर बगल वाला ऑर्बिटल खाली है तो तुम उसको आराम से हड़प सकते हो, वहां पे अपना बैग रखो, किताब रखो, बोतल रखो, या बोतल की जगह खुद को ही रख दो, बात बराबर है। तो देखो, देख बेटा अच्छे से, ये हमारा 2 क्लोरीन जो बॉन्ड बनाने जाता लोग, तो चीजें तो यही थी कि दोनों का बॉन्ड बनाने कौन आता, 3p5 वाला पेयर्ड के अनपेयर्ड, अच्छे से बनाते। देखो फिर से अच्छे से बना दे। देखो 2 क्लोरीन बॉन्ड बनाने जा, ठीक है, 3s2 3p5 और 3d0। आराम से देखो लोग, अच्छे से देखिएगा दोस्त, 3p5 3d0 है ना रे? तो बॉन्ड जो बनेगा लोग, अच्छे से देखो डायग्राम को, 2 2 4 1 5, क्या ये बॉन्ड बना रहा है? तो क्या ये बॉन्ड बनाएगा? अच्छा चलो, तो जो बॉन्ड नहीं बनाएगा वो क्या हो जाएगा? जो बॉन्ड नहीं बनाएगा वो क्या हो जाएगा? लोन पेयर। तो अब कौन इसमें से बॉन्ड बनाएगा? ये दोनों। गलत डायग्राम बना या नहीं? कैसे बना गलत? स्पिन को पलट देना पड़ेगा। आप समझ गए अच्छे से? ऐसे ही बस, यही सब खास बात है जो आप यहां आके सीखते हैं और मैच्योरिटी आती है। तो यहां पे लोग क्या करेंगे, हम लोग स्पिन को उल्टा, अब दोनों को ओवरलैप करवा रहे हैं, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया? लोन पेयर। क्या है? क्या है? लेकिन जो ऑर्बिटल बगल में खाली था, तो इसने इसके वैकेंट को इस्तेमाल किया, इसने अपने वैकेंट को इस्तेमाल किया। इसीलिए जो आपका p ऑर्बिटल है, ये प्योर 3p नहीं है दोस्त, ये pd है। कौन सा ऑर्बिटल है? pd ऑर्बिटल है। किसके कैरेक्टर को ले लिया इसने? ये भी प्योर नहीं है। क्या है ये? pd ऑर्बिटल। अब जैसे ही d कैरेक्टर आया, आपने पढ़ा है p से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, तो अब जैसे ही d आया तो इसके कारण इसके अचानक से बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बॉन्ड जो मजबूत बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाने की इसकी टेंडेंसी अब हो जाएगी तुरंत। कौन सा आ जाने के कैरेक्टर? डी आ जाने के कारण। तो अगर आपसे एक अच्छा इंसान, आपसे बढ़िया केमिस्ट्री वाला अगर बात करे और बोले कि Cl2 क्यों स्ट्रॉन्ग है F2 से, तो आप क्या जवाब दीजिए? कि
ऑर्बिटल एक्चुअली उसका पीडी पीडी ओवरलैप करने लगता है। और अगर पूछे कि F2 क्यों कमजोर है बॉन्ड एनर्जी में Cl2 से, तो बोलिए उसके अंदर इंटरवैलेंस रिपल्सन। लेकिन आप सामान्य तौर पर कोई आपसे पूछेगा और आप उसको ये जवाब दे देंगे कि देखिए F2 और Cl2 के बॉन्ड एनर्जी में जो बड़ा डिफरेंस है 100 किलो जूल के आसपास का, जबकि एक ही पीरियड का गैप है, वो 2 वजह से डिफरेंस है। एक नहीं समझ में आया, बहुत बड़ा डिफरेंस है ना, तो वो जबकि एक ही पीरियड का गैप है, तो बड़े डिफरेंस का 2 लॉजिक है। एक Cl2 का बॉन्ड पीडी ओवरलैप के कारण एबनॉर्मली स्ट्रांग हो जाना और इंटरवैलेंस रिपल्सन के कारण F2 का कमजोर। आप ऐसे बोलिएगा तो कितनों को समझ में नहीं आएगा, क्या क्या बोल रहे हो रे, पीडी पीडी पीडी, ये थोड़ी ना होता है। तो उसको अच्छे से समझाइए पीडी ओवरलैप कैसे होता है, उसको बढ़िया से समझाइए, उसको चाय पिलाने ले जाइए और उसको बोलिए आराम से बेंच पर बिठा दीजिए और उसको बोलिए आप बैठे, आप जब बेंच पर बैठे तो आपने अपना फोन कहाँ रखा, तो बगल में, पर्स कहाँ रखा, तो बगल में, पानी का बोतल कहाँ रखा, बगल में, सब्जी का झोला लाए थे कहाँ रखे, बगल में। क्या ये आपने एक बार भी सोचा कि बगल वाला किसी और का भी हो सकता है? आप उसको हड़प लिए, क्यों? क्योंकि वो वैकेंट था, तो उसका कैरेक्टर आपने इस्तेमाल किया। तो बस यही है कि डी ऑर्बिटल का कैरेक्टर इतने अच्छे से समझा दोगे ना, पैर पकड़ लेगा, प्रभु शरण में ले लो। क्या बोलोगे? मनु सर पे। हाँ, उस समय बेवफा नहीं होना जाना रे, उस समय बेवफा नहीं हो जाएगा कि कॉलर खड़ा करके बोल रहे हैं अरे किताब पढ़ के सीखे हैं। सेल नंबर बड़ा हो गया ना, देखो डी वाला फैक्टर, अरे जब सब में डी वाला कैरेक्टर आ गया तब तो बातें कॉमन हो गई ना। एफ में तो डी था नहीं, तो F2 तो पीडी कर नहीं सकता था, तो पीडी करेगा कौन? Cl2 Br2 I2, तो ये तो सब में कॉमन हो गया ना। अब तो F2 और Cl2 के बीच का गैप जरा देखो, अभी देखो छोटो, इसको गौर से देखो गैप को, 195 Br2 I2 को गौर करो, कहां है गैप बहुत बड़ा, 200 और 150, 45 का गैप है। इन दोनों का गैप देखिए 90 का गैप, तो बड़ा गैप है ना, ये दुगुना का गैप। तो ये अकेले F2 के कमजोर होने से नहीं हुआ, Cl2 के स्ट्रांग होने से भी। क्लियर हो गई चीजें? चलिए आइए, तो हैलोजेंस और उसका बॉन्ड स्ट्रेटजी हमने किया, उसके बाद बातें करते हैं अगले क्लास में, उसके बाद बातें करते हैं क्या क्या नहीं, तो पढ़ाने के लिए तो हम 10 बजे तक आपको पढ़ा दें, रहने दीजिए, धीरे धीरे। अगले क्लास में तो आप फिजिकल करेंगे जब 6 से 7:30, तो उसके बाद तो आप, अरे ठीक है, आज थोड़ा थीम में भी है अगले क्लास में। तो इसका आपको पीडीएफ आज अच्छे से समझ में आया सभी लोग को? तो हम लोग अगले क्लास में यहां से आगे बढ़ाते हैं चीजों को, और आप इस बीच में सल्फर वाला और फास्फोरस वाला जो लोग नहीं किए हो अभी तक वीडियोस, उसको लोग प्लीज अच्छे से कर जाइए। नोट्स तो दे दिया ना, नोट्स नहीं बनाया? ठीक है, बना दीजिए इसको। ठीक है, चलिए अगले क्लास करते हैं। थैंक यू, गुड नाइट।